नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ग्लेडियोलस की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गेहूं की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम। ग्लेडियोलस एक बेहद ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पुष्पीय पौधा है जो मुख्य रूप से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कट फ्लावर के रूप में बिकता है। अगर आपने भी ग्लेडियोलस की फसल लगा रखी है तो फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल लेने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमबीर सिंह से। आज हम बात करेंगे ग्लेडियोलस की खेती। ग्लेडियोलस की खेती हम बिहार के लिए बहुत अच्छी एक खेती हो सकती है और ये ज़्यादा समय की खेती भी नहीं है। ये आपका 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाने वाली खेती है। फिर इससे बात करें तो लाभ की, इससे क्या लाभ हो सकता है किसान को, तो इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम इसको एक तरह से नगद क्रॉप है ये, और इसको जब भी लगाएं हम स्केटर्ड लगाएंगे तो मार्केट में तुरंत इसको हम बेच सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है, इसको अगर स्केटर्ड यानी छोटे छोटे हिस्सों में लगाएं तो हम इसको खेती मार्केट में आराम से बेच सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कट स्पाइक है उसको बेचने के अलावा बल्ब जो इसका कॉर्म्स बोलते हैं इसको, यानी बल्ब साइज में बना होता है उसको कॉर्म बोलते हैं, तो वो भी मार्केट में अच्छा मुनाफा देता है। तो इसमें फूल से यानी कि आम से आम गुट्ठी के दाम भी इसमें है। जैसे फूलों से आप पैसा ले लेंगे, उसके अलावा आप जो कॉर्म निकलेंगे उससे भी पैसा कमा सकते हैं। जो है अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इसमें फर्टिलाइजर दिया जाता है। जैसे नॉर्मल जो नॉर्थ इंडिया के लिए है 300, 200, 200 kg NPK है, पर हमारे यहाँ पे आप इसको 120, 100 kg NPK देकर भी इसकी खेती अच्छे से कर सकते हैं। बस ध्यान रखना आपको, जो नाइट्रोजन है वो आपको आधा देना है खेत की तैयारी के टाइम, जो आधा बचता है उसको आपको देना है आपके दूसरे स्प्लिट डोज में, यानी कि 30 से 35 दिन में, और एक दूसरा 60 से 70 दिन के बीच में 2 स्प्लिट में देंगे। ग्लेडियोलस में पानी की आवश्यकता जलवायु पर निर्भर करती है। ग्लेडियोलस की फसल के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लेडियोलस में 6 से 7 दिन के अंतराल में पानी दें। जब पौधे में चौथी पत्ती बनती है उस समय स्पाइक की लंबाई बढ़ती है, इसलिए इस समय पानी की ज्यादा आवश्यकता होने के कारण सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। साथ में बारिश के दिनों में खेतों में अधिक समय तक जल जमाव नहीं होने दें। उसके बाद आपका आता है इसमें अर्थिंग अप। जैसे आपने लाइन से खेती लगाया है जो बल्ब को, उसमें 35 से 40 दिन बाद अर्थिंग अप यानी कि मिट्टी चढ़ाना, जैसे आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं उसी तरह से इसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका एक तो नंबर ऑफ जो बल्ब्स बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, और दूसरा जो स्पाइक है उसको आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि स्पाइक आपका नीचे गिरेगा नहीं। इस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात सिंचाई की। तो सिंचाई में हमको ध्यान रखना है, इसको 8 से 10 दिन के इंटरवल पे हम इसकी सिंचाई करें। उसके बाद इसमें जो स्पाइक आना स्टार्ट होता है, स्पाइक जो है आपका 70 से 90 दिन में स्पाइक निकलना स्टार्ट होता है। उसके बाद उसमें फ्लोरेट्स आते हैं, तो लगभग ये आपका 90 से 120 दिन में आपका काटने लायक यानी खेती के लिए हार्वेस्ट करने के लिए स्पाइक तैयार हो जाता है।
ग्लेडियोलस से गुणवत्ता युक्त और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि फसल में समय पर खरपतवार प्रबंध करें। इसके लिए फसल अवधि के दौरान लगभग 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है तथा निराई गुड़ाई करते समय पौधों के आसपास 10 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दें, जिससे पौधे गिरे नहीं और सीधे खड़े रहें। इस फसल में माहू और थ्रिप्स ग्लेडियोलस की फसल के प्रमुख कीट हैं। ये कीट मुख्य रूप से पौधे और पत्तियां तथा स्पाइक को हानि पहुंचाते हैं। यह कीट फसल को खेत तथा कंदों को भंडारण के समय भी हानि पहुंचाते हैं। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए डाइमिथोएट का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस फसल में पिल्लू का प्रकोप भी होता है, जो कि पत्तियों के अलावा स्पाइक को काटकर खा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें जो कोई ज्यादा बीमारी और इंसेक्ट तो नहीं लगता है, पर कभी कभी इसमें आपका बल्ब रोटिंग होता है और उसके अलावा इसमें विल्टिंग आता है, सूखना स्टार्ट होता है, वो भी फंगस की वजह से होता है। तो ये है, बाकी उसमें कोई सीरियस बीमारी लगती नहीं है। फिर बात आती है हार्वेस्टिंग करने की। तो काटते समय कैसे, किस तरह के फूल को हम काटेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। जब हमको अगर नजदीक के मार्केट में बेचना है तो जब फर्स्ट फ्लोरेट, नीचे वाला जब पहला फ्लोरेट, क्योंकि इसमें जो है आपका 8 से लेके 16-18 तक भी फ्लोरेट आएंगे एक स्टिक, यानी कि एक स्टिक को जो स्पाइक है हम उसको स्टिक बोलते हैं, उसमें आप 8 से लेके 16-18 तक, वो डिपेंड करता है कौन सी किस्म लगा रहे हैं, उस पे फ्लोरेट मिलते हैं। तो नीचे का जो फर्स्ट फ्लोरेट है वो अगर ओपन हो जाए तो उस टाइम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट करते समय ध्यान रखना है आपको 8 से 10 सेंटीमीटर की हाइट पर काटना है, क्योंकि आपका स्पाइक काटने के बाद बल्ब अंदर रहता है, बल्ब बनता है। बल्ब बनने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए हम उसको जमीन से सटा कर नहीं काटते, उसको 8 से 10 सेंटीमीटर पे काटते हैं। उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और इस स्पाइक को मार्केट में बेच देते हैं। अगर हमको दूर मार्केट में, मान लीजिए आपके पास बड़ी खेती है और दूर मार्केट में बेचना है, तो जब नीचे के 2 फ्लोरेट में कलर दिखने लगे, यानी कलर शो स्टेज बोलते हैं हम उसको, उस टाइम उसको हार्वेस्ट करना है। आप इसमें काटेंगे तो एक आपका जो है 1 से 4 आपका स्पाइक्स एक पौधे से मिलते हैं। तो हम इस हिसाब से इसमें 2.5 से 4 के आसपास आपका लाख स्पाइक्स 1 हेक्टेयर से इसमें प्राप्त होते हैं। और इसका मार्केट जो है मिनिमम 5 रुपीज मिलता है। और अगर ऑफ सीजन में अगर फ्लोरिस्ट के पास जाएंगे तो इसका आपका 40 रुपए का भी एक स्टिक देता है जब ऑफ सीजन होता है। तो इसको आप आराम से इजीली खेती करके और इससे मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश में गेहूं की फसल हरी भरी लहलहा रही है। ये फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्था पर है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई तरह के हानिकारक रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए फसल में इनकी रोकथाम करना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। तो कुछ बीमारियां जो है आप देखेंगे कि जो है पौधा लगाने के बाद पत्तियों पर कुछ जो है बाली बनने के बाद आता है, तो आपको उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम जो है अभी गेहूं लगाने के बाद पत्तियों पे छोटे छोटे स्पॉट, जिसको कि हम लोग झुलसा बीमारी कहते हैं या आप उसको पर्ण अंगमारी भी कहते हैं,
उसमें क्या होता है कि जैसे ही लगा देते हैं पौधा, उसके बाद पत्तियों पे छोटे छोटे गोलाकार धब्बे या अंडाकार धब्बे जो है भूरे रंग का वो है शुरुआत की स्थिति में दिखाई देना शुरू करता है। और बाद की स्थिति में ये जो धब्बे हैं वो आपस में मिल जाते हैं और मिलने के कारण से पूरा पौधा आपका झुलसा हुआ नज़र आता है। रोग को से बचाव के लिए आप जब गेहूं लगा रहे हैं तो उम्मीद है कि आप बीज उपचार करके लगाए होंगे। तो बीज उपचार के लिए आपको जैसे कि जानते भी होंगे आप कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम का आप 2 ग्राम मात्रा या 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप जो है आप इस्तेमाल करके बीज उपचार करके आप उसको लगाएंगे। अगर खड़ी फसल में ये बीमारी आपको दिखाई दे तो कई तरह का जो है फफूंदनाशक जो है बाज़ार में उपलब्ध है, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड की, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है। तो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो कॉम्बिनेशन वाला जो फफूंदनाशक है उसका 2 से 2.5 ग्राम मात्रा आप प्रति लीटर पानी में डालकर आप उसका एक छिड़काव जैसे ही आपको बीमारी दिखाई दे या इसके जो सिम्टम आपको दिखाई दे तो आप एक छिड़काव कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति आपके खेत का या पौधे का खराब है तो आप दूसरा छिड़काव जो है 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पे दूसरा छिड़काव कर दें। गेहूं का करनाल बंट रोग, यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेसिया इंडिका है। यह रोगजनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम के लिए खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल 25 सीसी 0.1% घोल का छिड़काव डफ अवस्था में करें। इसके साथ ही जो दूसरा बीमारी है जिसको कि हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि खड़ी फसल में जब दाने बन जाते हैं उस समय जिसको कि हम आभासी कंडुआ या लूज स्मट कहते हैं। तो लूज स्मट के लिए ये जो है ये बीमारी जो है सीड के द्वारा या बीज जनित बीमारी है। तो बीज जनित बीमारी के लिए हमको बीज उपचार एक आवश्यक काम होता है कि बीज उपचार करेंगे। तो इसके बीज उपचार करने के लिए कार्बोक्सिन या कैप्टान, थीरम या जो भी केमिकल हो, या मान लीजिए कि नहीं है तो आप जो है कोई भी सिस्टेमिक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का मिश्रण वाला उससे बीज उपचार 2.5 ग्राम की मात्रा की दर से प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ी फसल में अगर ये बीमारी आपको दिखाई दे तो इस स्थिति में को करना ये है कि आप जो है जो आक्रांत पौधा है उसके जो दान बाली है उसको आप पॉलीथीन से ऊपर से ढक देंगे और उसको काट के आप उसको ज़मीन के नीचे दबा देंगे, क्योंकि इससे जो है दूसरे पौधे जो स्वस्थ पौधे के बालियों में भी इससे बीमारी हो सकता है। चूर्णिल आसिता रोग, देश के हर उस क्षेत्र में जहां कहीं भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है इस रोग का प्रकोप देखा गया है। यह रोग इरिसिफी ग्रैमनिस फिटिसाई नामक कवक से होता है। इस रोग के लिए ठंडे क्षेत्र एवं ठंडे मौसम जहां वातावरण का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है अनुकूलित स्थिति है। प्रारंभ में इस रोग के लक्षण पत्तियों की ऊपरी सतह पर गेहूं के आटे के समान सफेद धब्बे के रूप में बिखरे दिखाई देते हैं। बाद में उपयुक्त स्थितियां पाकर बालियों तक भी पहुंच जाते हैं। इस रोग से संक्रमित पत्तियां पीली एवं फिर भूरी पड़कर सूख जाती हैं। रोगी पौधे में कल्ले कम बनते हैं तथा दाने हल्के एवं सिकुड़े हुए बनते हैं। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि यह रोग प्रभावी हो जाए तो उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तीसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग हरदा रोग कहते हैं। हरदा जो है जिसको कि अंग्रेजी में रस्ट कहा जाता है, ये 3 तरह का रस्ट होता है, स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट और तीसरा जो है पीला रस्ट। पीला मतलब येलो रस्ट। तो तीनों रस्ट का सिम्टम जो है अलग अलग होता है। तो ये बीमारी मुख्यतः आप देखेंगे कि बाद की स्थिति में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्च के लेट मार्च की स्थिति में जो है आप देखेंगे कि ये बीमारी कभी कभी हमारे प्रदेश में दिखाई देता है। तो उससे बचाव करने के लिए आप बीज उपचार तो करेंगे ही, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कुछ बीमारियों के लिए बताया। साथ ही आप देखेंगे कि प्रोपिकोनाजोल का मात्रा जैसे ही आपको दिखाई दे तो 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप छिड़काव कर दें, अथवा आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप एक छिड़काव कर दें। अगर बहुत स्थिति खराब हो तो आप दूसरा छिड़काव जो है 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विभिन्न बीमारियों से अपने गेहूं के पौधों का बचाव कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तरी बिहार के किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 3 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में आसमान प्रायः साफ और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि 21 और 22 फरवरी के आसपास आसमान में बादल आ सकते हैं। इस अवधि में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ यह 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले दिनों में मुख्य रूप से पूर्वा हवा और उसके बाद पछुआ हवा का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह में 85 से 90% और दोपहर में 55 से 60% रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगात सरसों की तैयार फसल की कटाई, झड़ाई एवं सुखाने का कार्य करें। अगात आलू की तैयार फसल की खुदाई करें। खुदाई के 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। आलू फसल जो किसान भाई बीज के लिए रखना चाहते हैं उसकी ऊपरी लतर की कटाई कर दें। बसंतकालीन गन्ना और शकरकंद की रोपाई करें। अक्टूबर नवंबर महीने में रोपी गई गन्ना की फसल में हल्की सिंचाई करें। केला की सूखी और रोगग्रस्त पत्तियों को काटकर खेत से बाहर करें। प्रति केला 200 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। मटर की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी करें। इस कीट के पिल्लू पत्तियों में जालीनुमा आवरण बनाकर उसके नीचे फलियों में प्रवेश कर अंदर ही अंदर मटर के दानों को खाती रहती है। एक पिल्लू एक से अधिक फलियों को नष्ट कर सकता है। आक्रांत फलियां खाने योग्य नहीं रह जाती हैं, जिससे उपज में अत्यधिक कमी आती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें। 15 से 20 टी आकार की पक्षी बैठका, जिसे वर्ड पर्चर भी कहते हैं, प्रति हेक्टेयर लगाएं। अधिक नुकसान होने पर क्विनाल्फास 25 ईसी दवा की या नोआल्यूरान 10 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, कद्दू, कदीमा, करेला, खीरा और नीनुआ की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। भिंडी के लिए परभनी क्रांति, अर्का अभय, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार KS 312, लौकी के लिए राजेंद्र चमत्कार, पूसा समर प्रोलिफिक लौंग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, नेनुआ के लिए राजेंद्र नेनुआ 1, पूसा चिकनी, पूसा प्रिया, कल्याणपुर चिकनी, करेला के लिए पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, कोयम्बटूर लौंग, पंत करेला और कल्याणपुर 12 मासी अनुशंसित किस्में हैं। बीज की खरीदारी प्रमाणित स्रोत से ही करें। स्वस्थ फसल के लिए बीज को सदैव उपचारित करके बुआई करें। बुआई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी की जांच अवश्य कर लें। नमी के अभाव में बीजों का अंकुरण प्रभावित हो सकता है। इस मौसम में सब्जियों वाली फसल में लाही कीट का प्रकोप होने की संभावना है। अगर कीटों की संख्या अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस समय आम में मंजर आ रहा है। जो किसान भाई आम में अभी तक कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं किए हैं वे
इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा 1 मिलीलीटर प्रति 2 लीटर पानी की दर से और घुलनशील गंधक चूर्ण फफूंदनाशक दवा 80 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इससे आम के पेड़ में मधुआ कीट एवं चूड़िल आसिता रोग की उग्रता में कमी आती है। रबी मक्का की धनबाल व मोचा निकलने से दाना बनने की अवस्था वाली फसल में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान भाई गर्मा मक्का की बुआई के लिए वैसी निचली भूमि का चयन करें जहां सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो। बुआई के लिए सुवान देवकी, गंगा 11, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 एवं शक्तिमान 5 अनुशंसित किस्में हैं। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टान द्वारा उपचारित कर बुआई करें। बुआई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी की जांच अवश्य कर लें। आगात बोई गई गेहूं की फसल दाना बनने से दूध भरने की अवस्था वाली फसल में पर्याप्त नमी का विशेष ध्यान दें। इस अवस्था में नमी की कमी रहने से उपज में कमी आती है। चारा के लिए ज्वार, मकई और बाजरे की बुआई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डुंडू, जिला रांची के कृषक रजनीकांत महतो ने। ये अनार के बाग में कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रजनीकांत महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। इसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और एक बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज लगती है। और इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको उक्टा रोग बोलते हैं, विल्ट रोग बोलते हैं, ये मुख्यतः इसमें बीमारियां लगती है। तो सबसे पहले हम अल्टरनेरिया ब्लाइट की बात करते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट में जो है इसमें पत्तियों पे छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। कालांतर में जब फल लगते हैं तो उसमें भी काले काले छोटे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इसके कारण है कि जो है फलों की गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। तो इस रोग को रोकथाम करने के लिए जो है एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर का, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े उसमें आपको इसको स्प्रे कर देना है। और अगर ज़रूरत पड़ने पर इसकी दूसरी दवा का स्प्रे जो है 15 दिनों के अंतराल पे कर देनी है। इस तरह से हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। फल सड़न रोग यह फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में गोलाकार काले रंग के धब्बे डंठल पर बन जाते हैं। काले धब्बे पुष्पीय पत्तियों से शुरू होकर पूरे फल पर फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। दूसरी रोग जो है आपका सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है। ये भी आपका जो है इसमें भी छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, थोड़ा सा गड्ढे बनते हैं। इस तरह से जो है इस रोग का भी जो है होने से फलों की जो है विकृति आ जाती है और पौधे की क्वालिटी भी आपको कम जाती है। ये भी हमारा जो है फफूंद जनित रोग है। इसमें भी आप यही दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, माने कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब। इसमें है कि कोई एक दवा जो है वो कॉन्टैक्ट है, दूसरा सिस्टेमिक है। तो जैसे भी कॉन्टैक्ट में आने पे वो काम करते हैं और दूसरा सिस्टम में जाम करते हैं। तो इस तरह से आप इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको इससे रोग से बच सकते हैं। तीसरी जो बीमारी आती है वो एंथ्रेक्नोज रोग बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि इसमें बैगनी रंग के छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और फलों पर भी छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं और इसमें बैगनी रंग के धब्बे बनते हैं और उसके किनारे किनारे पीले जैसे येलो हेलोक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण भी जो है फलों की क्वालिटी कम जाती है और इसकी गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। इस रोग को भी रोकथाम करने के लिए आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब की दवा का ही जो है इस्तेमाल करना है। जितने भी फफूंद जनित रोग हैं सारे में ये दवा काफ़ी इफेक्टिव है। इसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको इसको उपचार कर देना है। अनार में फलों का फटना एक गंभीर समस्या है। यह समस्या शुष्क क्षेत्रों में बहुत तेजी से होती है। इस विकृति में फल फट जाते हैं
जिससे फलों की भंडारण क्षमता कम हो जाती है। फल पर फफूंदों के आक्रमण के कारण फल जल्दी सड़ जाते हैं, जिसका बाजार भाव कम मिलता है। और तीसरी जो एक बीमारी आती है उकटा, जिसको हम लोग विल्ट बोलते हैं, ये भी काफ़ी जो है अनार के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बीमारी जो है मृदा से होती है और ये धीरे धीरे जड़ों से लेके पौधे के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उसके जो वस्कुलर सिस्टम है उसमें जाते हैं और धीरे धीरे पत्तियां जो है ऊपर से मुरझाना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी उसका वस्कुलर बंडल है उसके स्पोर से भर जाते हैं। फलतः जो है जड़ जो है जल जो है पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, फलतः पत्तियां जो है ऊपर से ही इसको सूखना शुरू हो जाती है। दूसरा, आपको अगर कंफर्म करना है तो अगर इसके तने को अगर बीच से हम अगर चिढ़ते हैं तो इसमें काले और भूरे रंग की धारियां दिखाई पड़ती है। अगर काले और भूरे रंग की अगर धारियां दिखाई पड़ने लगे तो आप निश्चित रूप से माने कि ये हमारा उकटा की समस्या है। तो बचाव की स्थिति में जो है आप उसको जो दवा मैंने बताया उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो स्प्रे है उसको बचाव के रूप में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको स्प्रे कर सकते हैं। जो भी स्वस्थ पौधे जो उसके आसपास हैं उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि उसमें वो बीमारी ना फैले। बागवान भाइयों, रोग से प्रभावित टहनियों और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके साथ ही प्रकोप की स्थिति में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम और मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर बागों में छिड़काव करें। और दूसरी है कि खेतों में जो है पोटास की कमी होती है, उसके कारण भी प्रकोप इसका कम जाता है। तो आपको खेतों में पोटास करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसमें डालना है ताकि ये रोग रोधी क्षमता उसमें विकसित हो सके। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।